293 BNSS का प्ली बार्गेनिंग के केस का डिस्पोजल कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इस सेक्शन के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि MSD आ चुकी है, मतलब म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जो है वो वर्कआउट हो चुका है, मतलब एक्यूज्ड और जो विक्टिम है उनके बीच में जो है तय हो गया है कि भाई अपने आप देखो कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगी 4 तरीके हैं इसमें, A, B, C एंड D। सबसे पहली बात, कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगी, अवॉर्ड करेगी कॉम्पनसेशन विक्टिम को, जो MSD आई है उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करेगी। अब दूसरा सवाल रहता है पनिशमेंट का, कि उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए। तो रिलीज करेगी एक्यूज्ड को प्रोबेशंस के ऊपर ऑन गुड कंडक्ट, इसमें आफ्टर ड्यू एडोमिनेशंस, क्योंकि जो 401 में जो पावर कोर्ट के पास है वो 401 के पावर को यूज़ करेगी, या फिर एक्यूज्ड को जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में जो बेनिफिट मिल रही है वो बेनिफिट दे करके एक्यूज्ड को छोड़ेगी, प्रोबेशन पे छोड़ेगी या एडोमिनेशन पे छोड़ेगी। बी, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर कोर्ट का व्यू है कि सेक्शन 401 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अट्रैक्ट हो रही है, कोर्ट उसको रिलीज करेगी एक्यूज्ड को प्रोबेशंस पे, और जो बेनिफिट है लॉ का वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसमें क्लॉज सी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहता है कि अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस है, कोई ऐसे ऑफेंस के लिए वो पर्सन चार्जशीटेड है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट स्पेसिफाइड है। मिनिमम पनिशमेंट आपने पढ़ा ना, कभी कभी आप पनिशमेंट पढ़ेंगे तो लिखा रहता है मिनिमम 2 साल विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, मतलब 2 साल मिनिमम कोर्ट को देना ही देना है। अगर इस तरह वाला पनिशमेंट वाले ऑफेंस में अगर वो एक्यूज्ड चार्जशीटेड है तो इट में सेंटेंस 1/2, उसका आधा, जैसे 2 साल है तो 2 साल का मिनिमम क्या आधा कितना हो गया, 1/2 पनिशमेंट। लेकिन अगर एक्यूज्ड पहले कहीं कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, पास्ट में किसी भी ऑफेंस पे कन्विक्शन नहीं हुई है, इसको छोड़ो किसी भी ऑफेंस पे कन्विक्शन नहीं है, तो मिनिमम पनिशमेंट का 1/4, यानी कि अगर मिनिमम पनिशमेंट 2 साल है तो उसका 1/4, 2 साल में कितने महीने हो गए, 24 मंथ्स, और उसका 1/4 कितना हो गया, 6, मतलब 6 मंथ्स की पनिशमेंट जो है एक्यूज्ड को मिलेगी। लेकिन क्लॉज डी इसमें स्पेसिफाई कर रहा है, अगर कोर्ट फाइंड आउट कर रही है कि ऑफेंस जो कमिट हुई है, एक्यूज ने जो कमिट किया है, ये बी और सी किसी में कवर्ड नहीं है, तो वैसे सर्कमस्टेंस है बी एंड सी, मतलब कोई मिनिमम पनिशमेंट वाला कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। अब 401 का भी बेनिफिट उसको नहीं दिया जा सकता है, तो जो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा कम से कम 1/4 पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पहले किसी भी ऑफेंस पर कॉन्विक्टेड नहीं हुआ है, आज से पहले कभी कॉन्विक्टेड नहीं हुआ है, तो उसकी जो मिनिमम पनिशमेंट होगी वो 1/6 ऑफ द पनिशमेंट। देखिए 295 ये बताता है कि जो जजमेंट दिया है प्ली बार्गेनिंग के ऊपर अंडर सेक्शन 293 में कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, 293 294 जो पढ़ रहे हो, कहते हैं वो जजमेंट जो होगी वो फाइनल होगी, ठीक है, और उसमें कोई अपील लाई नहीं करेगी। अब एक बात आपको बताता हूँ, कोई भी जजमेंट है जिसमें अपील लाई नहीं करता है तो रिट तो ज़रूर लाई करेगा, क्योंकि अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो रिट लाई करती है। तो हम कहते हैं रिट पिटीशन 226 एंड 227 में हाई कोर्ट में फाइल होती है, ये जरूर लाई करेगी। स्पेशल लीव पिटीशन 136 में ये लाई करेगी। मतलब अगर हम कहें कि अपील लाई करेगी ऐसे सिचुएशन में, तो अपील लाई नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल लीव पिटीशंस जो है वो लाई कर सकती हैं अंडर सेक्शन 136। रिट का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 226 एंड 227 ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिट लाई कर सकते। उसके बाद सेक्शन 294 है जो सिंपली स्पेसिफाई करता है कि कोर्ट अपने जजमेंट को ओपन कोर्ट में डिलीवर करेगी। मतलब 293 में जो भी डिसाइड किया है कोर्ट उसको डिलीवर करेगी, कहाँ पे, ओपन कोर्ट में डिलीवर करेगी, ठीक है, और इसको साइन करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो जजमेंट डिलीवर किया है उसको साइन भी करेंगे। देखिए पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। देखिए प्ली बार्गेनिंग के दरमियान कोर्ट के पास क्या पावर है। एक बात सोच के देखो, एक पर्सन जेल में ही है, ठीक है, अरेस्ट हो गया था और चार्जशीट फाइल हो गई है, उसका बेल नहीं हुआ है। अब वो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगाया है कोर्ट में और साथ साथ बेल का भी एप्लीकेशन लगाया है, तो क्या कोर्ट प्ली बार्गेनिंग के दरमियान बेल ग्रांट कर सकती है या नहीं ग्रांट कर सकती। क्या बेल का पावर कोर्ट के पास है जब प्ली बार्गेनिंग वो देख रही है? तो यहाँ कहता है कोर्ट शैल हैव power for the purpose of discharging its function under the chapter
ऑल द पावर्स वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल। सारे पावर्स है, मतलब सेम कोर्ट जो प्ली बार्गेनिंग देख रही है वो बेल भी चेक कर सकती है। अगर मेरिट पे बेल अलाउ हो रहा है तो वो जरूर बेल ग्रांट करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्ट को प्ली बार्गेनिंग नहीं एक्सेप्ट करनी है, क्या कोर्ट ट्रायल के ऊपर जा सकती है? तो कहा कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस का भी पावर है, ऑफेंस के ट्रायल का भी पावर है। अदर मैटर्स जितने भी हैं डिस्पोजल ऑफ केस से रिलेटेड कोर्ट के पास वो सारे पावर्स अवेलेबल है। इस संहिता में जितने पावर्स कोर्ट को दिए गए हैं प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन देखने के दरमियान कोर्ट के पास वो सारे 297 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ द इम्प्रीजमेंट्स। आपने पढ़ा था ना प्ली बार्गेनिंग में इम्प्रीजमेंट्स तो होती हैं, हो सकता है 1/2 हो जाए, हो सकता है 1/4 हो जाए, हो सकता है 1/6 हो जाए, नहीं, या फिर प्रोविशंस पे एडोमिनेशंस पे छोड़ दी जाए। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे इम्प्रीजमेंट्स हुई है, मान लो 1/2 हुई है, 1/4 हुई है, 6 महीने की जेल हुई है, 3 महीने की जेल हुई है, हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला था कि एक्यूज्ड जब अरेस्ट भी हुआ था इस केस में और उस वक्त जेल में भी था और उसको बेल भी नहीं हुआ था उसका, मान लो 1 महीना जेल में था वो। अब जब वो 1 महीना जेल में था और जब पनिशमेंट आ रही है प्ली बार्गेनिंग के बाद तो वो 3 मंथ्स की आ रही है, तो क्या 1 मंथ जो जेल में रहा है क्या वो माइनस हो जाएगा? तो सेक्शन 297 कहता है यस, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रीजमेंट्स। तो यहाँ पे कम्प्लीटली अलाउड है और कहा है कि ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। कहते हैं द प्रोविजन सेक्शन 468 से अप्लाई फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड against the sentence of imprisonment imposed under this chapter। So जो स्टार्टिंग की इम्प्रीजमेंट्स वो रहा है, उसकी जेल रही है, वो जब फाइनल पनिशमेंट मिलेगी उसमें वो सेट अप हो जाएगी। कैसे? तो इन द सेम मैनर एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रीजमेंट अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। दिस वन द इशू कॉल्ड हियर सेक्शन नंबर 297। Section 298 of the BNSS। See, Section 298 BNSS सेविंग्स के बारे में बताता है। सेविंग का मतलब क्या होता है? जहाँ जो भी प्रोविजंस में हेडिंग है सेविंग्स, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोविजन एक प्रोटेक्ट करने वाला प्रोविजन है। मतलब हम कहते हैं कि हाँ इस चैप्टर में एक सेविंग का प्रोविजन है, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर कोई दूसरे प्रोविजंस इस चैप्टर के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है तो इस चैप्टर वाला जो प्रोविजन है वो सुपरसीड करेगा, उस प्रोविजन को सुपरसीड करेगा जो प्रोविजन इससे इनकंसिस्टेंट है। यहाँ भी कहता है कि विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मीन्स द मैटर कनेक्टेड विद द प्ली बार्गेनिंग, जो भी है सेक्शन कनेक्टेड है, उसके कहते हैं शेल हैव द इफेक्ट, और किसको सुपरसीड किया? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। सो द पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। कोई भी प्रोविजन संहिता का ऐसा है जो प्ली बार्गेनिंग वाले प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, जैसे 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, इन सबसे अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये जो प्रोविजंस हैं वो सुपरसीड करेगा उनके ऊपर। एंड नथिंग इन सच अदर प्रोविजन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू कंस्ट्रेन द मीनिंग ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। सो whenever you are making any interpretations तो आप inclined होंगे प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस की तरफ, आप inclined होंगे, ऐसा यहाँ पे प्रोविजन है। एक्सप्लेनेशन में भी बात क्लियर की गई है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड है, अब आप जानते हो कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो यहाँ कह दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये दोनों व्यक्ति सेम है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों पर्सन जो है वो सेम है। सेक्शन 299 स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। देखिए प्ली बार्गेनिंग में ना एक्यूज्ड एक तरह से एडमिट भी करता है कि मैंने ऑफेंस किया है और इनिशियल स्टेज में एडमिट कर रहा हूँ और मेरे को पनिशमेंट कम दे दो, मुझे छोड़ दो, वो सारी बातें बताता है। अब मान लो किसी वजह से प्ली बार्गेनिंग सक्सेस नहीं हुई, ठीक है, एमएसटी नहीं बन पाया, कॉम्पनसेशन के पॉइंट पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं बन पाया, तो क्या एक्यूज्ड जो है गिल्टी एडमिट कर चुका है प्ली बार्गेनिंग के दौरान, तो क्या वो आगे कैरी होगा?
क्या ट्रायल में वो उससे रिवर्ट हो सकता है? आंसर का यस, ट्रायल में उससे रिवर्ट हो सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने प्ली बार्गेनिंग में दिया था वो स्टेटमेंट जो है आगे यूज़ नहीं होगा, उसके खिलाफ यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। आपको इस लाइन का ध्यान रखना है, पूरे सबको ओवरराइड कर रहा है, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, सारे प्रोविजन सारे लॉज को ओवरराइड कर रहा है। इंडिया में जितने लॉज हैं सबको ओवरराइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कानून हो जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हो, सेक्शन 299 के कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हो, वो कानून प्रिवेल नहीं करेगा, सबके ऊपर 299 प्रिवेल करेगा, बिकॉज ये सभी को ओवरराइड कर रहा है, एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स को ओवरराइड कर रहा है। क्या कह रहा है ओवरराइड करते हुए? उसका कहना यह है कि स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड बाय द अक्यूज्ड इन एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 290 shall not be used for any other purpose। shall not be used for any other purpose। other purpose मतलब क्या? अगर ट्रायल हो रही है तो उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए ये यूज़ नहीं होगा, उसके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन होगा तो किस लिए यूज़ होगा? ये कहा कि सिंपली ये जो यूज़ होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है, कहीं भी और ये यूज़ नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए सेक्शन 300 नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। अब एक सिचुएशन चलिए, जुवेनाइल को आप जानते हैं, आपने भली भांति ही देखा होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और जो जुवेनाइल होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऑलरेडी बेनिफिट अवेलेबल है, और उनको रिमांड हो भेजना, करेक्शन होम में भेजा जाना, बहुत सारे बेनिफिट उनको अवेलेबल है। अगर वो कोई अपराध करते हैं और वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाइड है नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड। बिकॉज अगर उनको कोई बेनिफिट लेना है तो वो अपना बेनिफिट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में, वहाँ पे वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 300 वो बेनिफिट उनको यहाँ देने से मना कर रहा है। बाकी वहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स अवेलेबल है।